बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज के इस वीडियो में हम रोटेटर कफ इंजरीज़ पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं, इसका क्या मेन फंक्शन होता है एंड रोटेटर कफ मसल्स की इंजरीज़ कैसे होती है। पार्ट 2 वीडियो में हम रोटेटर कफ इंजरीज़ की डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट एंड पेन मैनेजमेंट विद एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इजी मेडिकल एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। जैसा कि हमें पता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट वन ऑफ द मोबाइल जॉइंट है, लेकिन ज़्यादा मोबिलिटी होने की वजह से शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने में रोटेटर कफ मसल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 4 मसल्स होते हैं जो कि स्कैपुला से ओरिजिनेट होते हैं और ह्यूमरस के हेड पे आकर इंसर्ट हो जाते हैं। इंडिविजुअली इन 4 मसल्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनका यही काम होता है कि इन्होंने शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना होता है और ह्यूमरस के हेड को ग्लेनॉइड फोसा के अंदर उसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखना होता है। रोटेटर कफ मसल्स में 4 बेसिक मसल्स आ जाते हैं, जिसे हम वर्ड सिट्स से याद रखते हैं। S supraspinatus, I infraspinatus, T teres minor and S subscapularis। अगर आप इमेज पे फोकस करें तो सुप्रास्पाइनेटस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर अटैच होता है, इंफ्रास्पाइनेटस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे अटैच होता है, उससे थोड़े नीचे टीरीज माइनर होता है। ये पहले 3 मसल्स स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस यानी कि बैक साइड पर अटैच होते हैं, जबकि लास्ट मसल सबस्कैपुलरिस ये स्कैपुला के एंटीरियर सरफेस यानी आगे की तरफ अटैच होता है। इन चारों मसल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन इम्पिंजमेंट यानी कि रबिंग जो है वो है सुप्रास्पाइनेटस की। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सुप्रास्पाइनेटस पे फोकस करें तो ये मसल जो है वो स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस के हेड पर अटैच होता है और इसका टेंडन सब एक्रोमियम स्पेस से पास होता है, यानी एक्रोमियम प्रोसेस के नीचे से गुजरता हुआ ह्यूमरस के हेड पर अटैच होता है। जब भी कभी शोल्डर की ओवरहेड एक्टिविटी होती है तो सबसे ज़्यादा जो रबिंग का रिस्क आता है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल पे आता है। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ रोटेटर कफ मसल्स। बेसिकली तो रोटेटर कफ मसल्स शोल्डर जॉइंट के स्टेबलाइजर्स होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर मसल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस फर्स्ट 15 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन करवाते हैं, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर एक्सटर्नल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड सबस्कैपुलरिस मसल इंटरनल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रोटेटर कफ मसल्स को हम कफ क्यों बोलते हैं? कफ हम कॉलर को कहते हैं, जो किसी भी शर्ट का कॉलर होता है। कॉलर बेसिकली क्या करता है कि हमारी नेक को सराउंड कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह से रोटेटर कफ मसल ह्यूमरस की हेड को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रोटेटर कफ बोलते हैं। जो फर्स्ट 3 मसल्स हैं ये ह्यूमरस के ग्रेटर टबर्कल पर अटैच होते हैं एंड जो लास्ट मसल है सबस्कैपुलरिस ये ह्यूमरस के लेसर टबर्कल पर आकर अटैच होता है। अब हम डिस्कस करते हैं उन कॉजेज़ को जिनकी वजह से रोटेटर कफ इंजरीज़ हो सकती हैं। इसमें हमारे पास एक्यूट कॉजेज़ भी हैं एंड क्रॉनिक कॉजेज़ भी आ जाती हैं। एक्यूट में बेसिकली कोई एक्सीडेंट या ट्रोमा हो जाना या फॉल हो जाना, जिसमें कोई पर्सन एंटीरियर सुपीरियर एक्सपेक्ट ऑफ शोल्डर के साथ ज़मीन पे गिरता है, तो क्या होता है कि रोटेटर कफ इंजरीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक इंजरीज़ में हमारे पास एज फैक्टर आ जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 40 डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, मसल्स के वीक होने की वजह से रोटेटर कफ इंजरीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी दूसरा प्रोफेशन जिसमें बार बार शोल्डर की ओवरहेड एक्टिविटी होती हो और साथ में उस पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी होती हो, उससे भी रोटेटर कफ इंजरीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। स्पोर्ट्स में हमारे पास स्विमिंग, बास्केटबॉल प्लेयर्स, बेसबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, ये सारे एथलीट्स जो बार बार ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें रोटेटर कफ इंजरीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है।
रोटेटर कफ इंजरीज़ में एक्रोमियल मॉर्फोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्रोमियम मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्रोमियम प्रोसेस की शेप एंड स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रोटेटर कफ इंजरीज़ का रिस्क है या नहीं है। एक्रोमियम बेसिकली स्कैपुला की ही एक प्रोजेक्शन होती है और इसकी नेचुरली ही 3 डिफरेंट शेप्स होती हैं। टाइप 1 अगर आप इमेज पे फोकस करें, ये फ्लैट एक्रोमियम होती है और यहाँ पर सब एक्रोमियल स्पेस यानी कि एक्रोमियम के नीचे की जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं या उनके जो टेंडन्स होते हैं वो आसानी से यहाँ से पास कर जाते हैं और जब भी शोल्डर पे ओवरहेड एक्टिविटी होती है तो उनकी इम्पिंजमेंट या रबिंग का जो रिस्क है वो कम होता है। सेकेंड हमारे पास टाइप 2 आ जाती है जिसमें एक्रोमियम कर्व्ड होती है। यहाँ पर जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और रोटेटर कफ मसल्स की इम्पिंजमेंट का रिस्क जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास टाइप 3 यानी कि हुक्ड एक्रोमियम आ जाती है। ये वो एक्रोमियम प्रोसेस होता है जिसके नीचे की जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। सो यहाँ पर रोटेटर कफ मसल्स की इम्पिंजमेंट एंड उसकी रबिंग और इंजरी का चांस सबसे ज़्यादा होता है। वो इंडिविजुअल्स जिनमें एक्रोमियम प्रोसेस हुक्ड होता है उनके अंदर रोटेटर कफ इंजरीज़ का रिस्क 73% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका एक्रोमियम प्रोसेस फ्लैट होता है या कर्व्ड होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द पैथोलॉजी ऑफ रोटेटर कफ इंजरीज़, जो कि हमें एक्सरे के थ्रू बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि रोटेटर कफ इंजरी इस वक्त कौन सी स्टेज पर मौजूद है। सो इसकी बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। ये देखने के लिए कि ये कौन से स्टेज की इंजरी है, सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल शोल्डर एक्सरे के बारे में पता होना चाहिए। एक नॉर्मल शोल्डर एक्सरे में हेड ऑफ ह्यूमरस और एक्रोमियम प्रोसेस के दरमियान 6 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस मौजूद होता है। इसके अलावा हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड फोसा में भी नेचुरली एक स्पेस मौजूद होती है। जब रोटेटर कफ मसल्स की किसी वजह से इंजरी हो जाती है तो जो ह्यूमरस का हेड है वो ग्लेनॉइड फोसा के अंदर उसकी पोजीशन मेंटेन नहीं रहती और ह्यूमरस का हेड मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है और उसकी स्पेस और एक्रोमियम प्रोसेस के दरमियान की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, जैसा कि हमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में नज़र आ रहा है कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड एक्रोमियम प्रोसेस के दरमियान स्पेस जो है वो कम हो गई है। स्टेज 3 में ना सिर्फ हेड ऑफ ह्यूमरस और एक्रोमियम प्रोसेस की स्पेस कम हो जाती है बल्कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड फोसा की भी स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 4A, 4B एंड 5 में स्पेस कम होने के साथ साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली हमें पता है कि ह्यूमरस की जो हेड होती है वो राउंड होती है, लेकिन स्टेज 4 में ह्यूमरस के हेड के अंदर ओस्टियोनेक्रोसिस यानी बोन का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ओस्टियोनेक्रोसिस की वजह से ह्यूमरस का हेड जो है वो राउंड से फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट की स्टेजेस जो स्टेज 4A, 4B एंड 5 स्टेज होती है, ये फिज़िकल थेरेपी से ट्रीट नहीं हो सकती। इसमें पेशेंट को सर्जरी रिक्वायर्ड होती है एंड सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है। Now let us discuss the types of rotator cuff muscle tears. So rotator cuff muscles में 2 basic type के tears होते हैं, complete tear and partial tear. Complete tear वो होता है जिसमें सारे का सारा टेंडन जो है उसका contact with the bone ख़त्म हो जाता है, जबकि partial tears वो होते हैं जिसमें half ऑफ द टेंडन जो है वो अटैच होता है, यानी उसके कुछ फाइबर्स इंटैक्ट होते हैं एंड कुछ फाइबर्स टॉर्न हो जाते हैं। पार्शियल टेयर की 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं, आर्टिकुलर एंड बर्सल टेयर्स। आर्टिकुलर टेयर्स इमेज नंबर 1 में जो कि आर्टिकुलर सरफेस यानी बोन की साइड्स जो होते हैं वो आर्टिकुलर टेयर्स होते हैं और नीचे जो इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं ये बर्सल टेयर्स हैं, यानी कि बर्सा की सरफेस से ऊपर की तरफ से जो टेयर्स होते हैं इन्हें हम बर्सल टेयर्स कहते हैं। आर्टिकुलर टेयर्स यंग एडल्ट्स एंड एथलीट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं, जबकि बर्सल टेयर्स ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। अब डिस्कस कर लेते हैं उन क्लिनिकल फीचर्स यानी उन साइन एंड सिम्टम्स को जिनके साथ रोटेटर कफ इंजरीज़ का पेशेंट प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा, जो कि उसको ज़्यादातर ओवरहेड एक्टिविटीज़ यानी जब भी वो अपने बाजू को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा पेशेंट को पेन फील होगा। अब ये पेन फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे भी हो सकता है, टॉप ऑफ द शोल्डर पे भी हो सकता है एंड बिहाइंड द शोल्डर भी हो सकता है।
इसके अलावा पेशेंट के लिए एब्डक्शन करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। वहाँ पर पेशेंट को नमनेस यानी सुनपन भी महसूस हो सकता है। अगर तो वहाँ से पास होने वाली कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, जैसे कि रेडियल नर्व है, तो नमनेस जैसी सेंसेशंस भी फील हो सकती है। इसके अलावा जब भी पेशेंट अपने शोल्डर को मूव करेगा तो वहाँ पर उसको इंस्टेबिलिटी एंड पॉपिंग साउंड्स भी हर्ड हो सकती हैं। टेंडरनेस होगी, वहाँ पर एडिमा होगा यानी कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट के लिए इफ़ेक्टेड साइड पे सोना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड नाइट पेन इसमें ज़्यादा कॉमन है। Now let us discuss the differential diagnosis of rotator cuff injuries. So basically rotator cuff injuries के जो sign and symptoms हैं वो काफ़ी हद तक मैच होते हैं बाइसेप टेंडनाइटिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोजन शोल्डर एंड थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को रोटेटर कफ इंजरीज़ है या फिर उसको इनमें से कोई प्रॉब्लम है? तो उसके लिए हमें पेशेंट की करनी होगी प्रॉपर असेसमेंट। सो हाउ इज़ रोटेटर कफ इंजरी डायग्नोस्ड? तो उसके लिए शोल्डर की प्रॉपर असेसमेंट होगी, फोकस्ड हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिनके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को वाकई ही रोटेटर कफ इंजरी मौजूद है। रोटेटर कफ इंजरीज़ को प्रॉपरली किस तरह से डायग्नोस करते हैं, कैसे हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या फिज़िकल एग्जामिनेशंस करते हैं, कौन कौन से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये हम अपनी पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ उसकी डायग्नोसिस बल्कि हमने पेशेंट की पेन मैनेजमेंट क्या करनी है और किस तरह से उसको एक्सरसाइजेस करवानी है, उसका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या होगा, ये सारा हम अपनी पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।